इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में संसद सदस्यों के नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण उनकी सरकार द्वारा 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कई सालों से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग के नए भवन का निर्माण भी वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में किया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली में इंडिया गेट के निकट समर स्मारक का निर्माण भी एनडीए सरकार द्वारा ही किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में भी संसद के दोनों सदनों की बैठकें जारी रहीं। संसद के मॉनसून सत्र के सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दलों ने पूरा सहयोग दिया। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता बढ़ी है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार निर्वाचित 300 से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया। श्री मोदी का कहना था कि 16वीं लोकसभा ने पिछली लोकसभा के मुकाबले 15% अधिक विधेयकों को पारित किया। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 135% काम अधिक हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में ये सबसे ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बहुमंजिला फ्लैट्स विशंबर दत्त मार्ग पर बनाए गए हैं। 80 साल पुराने 8 बंगलों को तोड़कर इसमें 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स के निर्माण में निर्धारित लागत से 14% कम की राशि खर्च की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ही ध्यान रखा, जिससे इस दिशा में नए मानक स्थापित हुए हैं। उन्होंने सदन की कार्रवाई को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। युवाओं की 16 से 18 वर्ष की आयु का महत्व बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि 16वीं लोकसभा की अवधि 2019 के चुनाव के साथ पूरी हो गई और इस दौरान देश की प्रगति तथा विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा 2019 से शुरू हुई है और नई लोकसभा के सत्र के दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा भी देश को अगले दशक में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 44,059 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 91,39,866 हो गई है। इस दौरान संक्रमण से 511 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,33,738 हो चुकी है। वर्तमान में पूरे देश में 4,43,486 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.68% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,024 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक 85,62,642 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय अनुसंधान चिकित्सा परिषद ने कहा है कि कल कोविड के 8,49,596 नमूनों की जांच के साथ ही अब तक 13,25,82,730 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की सरकारों से कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति बताएं और ये भी कि आने वाले महीनों में बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन राज्यों में कोविड-19 की बिगड़ती हालत के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा इस मामले में उठाए गए कदमों तथा भविष्य में किए जाने वाले उपायों की विस्तार से रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को भी कहा है। न्यायालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 2 सप्ताह में कोविड-19 की स्थिति बिगड़ने पर चिंता जताई है। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। ये समाचार आप ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 वर्षों के दौरान लगभग 2 गुना होकर $572 अरब हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व इस नए भारत को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इस महीने की 26 तारीख को नेपाल के दौरे पर जाएंगे। विदेश सचिव का कार्यभार संभालने के बाद नेपाल का उनका ये पहला दौरा होगा। अपने 2 दिवसीय इस दौरे के अवधि में वो नेपाल के विदेश सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुपक्षीय और आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने काबुल में रॉकेट हमलों की निंदा की है, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिकों की मौत हो गई थी। अपने एक बयान में महासचिव ने अफगानिस्तान में हिंसा समाप्त करने की जरूरत पर बल दिया और आशा जताई कि आगामी अफगानिस्तान शांति वार्ता से संघर्ष समाप्त करने और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए पेरिस समझौता किया गया था। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते से हटने का उनका निर्णय अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा करने के लिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने लाखों नौकरियों को खत्म करने से रोका। ट्रंप ने कहा कि पेरिस समझौते से हटने के बाद से अमेरिका ने कार्बन उत्सर्जन में कमी की है। शिखर सम्मेलन में 19 सदस्य देशों, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, FATF और OECD जैसे अन्य आमंत्रित संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भी भाग लिया। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेन ले ड्रियन ने कहा है कि इराक से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अमेरिका का इरादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट का खतरा आज भी बरकरार है। अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर ने मंगलवार को ये घोषणा की थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले वर्ष 15 जनवरी तक अफगानिस्तान और इराक दोनों ही देशों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाकर 2,500 तक करने की योजना बनाई है। बाद में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों से बाकी बचे सुरक्षा बलों को अगले साल मई तक वापस बुला सकते हैं। वर्तमान में इराक में 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा का कम दबाव बना हुआ है, जो उत्तर पश्चिम की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 8:30 बजे ये चेन्नई से 590 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुदुचेरी से 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये अगले 24 घंटों में चक्रवात में बदल सकता है और बुधवार को दोपहर बाद कराईकल और चेन्नई के पास मामल्लपुरम को पार कर जाएगा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये भयंकर चक्रवात में बदल जाएगा। इस दौरान भूस्खलन और 120 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 27 नवंबर तक चलेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र होगा।
महामारी को देखते हुए सभी नवनिर्वाचित विधायकों की कोविड जांच की जाएगी। सत्र के दौरान सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सदस्यों से सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रोटेम स्पीकर आज और कल सभी 243 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की शपथ दिलाएंगे। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 25 नवंबर को किया जाएगा। 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। नई विधानसभा में एनडीए के 125 सदस्य हैं। एक निर्दलीय विधायक ने भी सत्ताधारी गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। और इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रसारित ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा और अवगत कराइए हमें अपने अनमोल विचारों, राय और सुझावों से। सामयिक वार्ता। विषय रियाद में हुआ G20 वार्षिक सम्मेलन। आलेख राजदूत अशोक कुमार मुकेरजी का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया। 23 नवंबर 2020 के लिए। इस सप्ताहांत सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें G20 वार्षिक सम्मेलन में एक बार फिर से इसकी पुष्टि हो गई कि धरती की सुरक्षा, सीमाओं की नई व्यवस्था और लोगों के सशक्तिकरण के लिए तथा मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए संयोजित वैश्विक कार्य, एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग पहले से भी अधिक जरूरी हो गया है। कोविड-19 महामारी की वजह से ये सम्मेलन वर्चुअल यानी इंटरनेट के माध्यम से किया गया। इस साल मार्च में G20 के विशेष सम्मेलन में सदस्यों द्वारा लिए गए फैसलों का G20 नेताओं ने स्वागत किया। ये फैसले कोविड-19 की जांच, उपचारकारी दवाओं और टीके के निर्माण से जुड़े शोध, विकास, निर्माण और वितरण में मदद करने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर तुरंत आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से जुड़े हैं। भारत जैसे G20 के विकासशील सदस्य देश अपने सभी लोगों के लिए एक समान और कम महंगे टीके उपलब्ध करवाना चाहते हैं। इसके लिए सम्मेलन से सशस्त्र स्वीकृति मिली, जिससे कोवैक्स सुविधा जैसे संयुक्त प्रयासों की रूपरेखा के अंतर्गत टीके की बौद्धिक संपदा से जुड़े स्वैच्छिक लाइसेंस की संभावनाओं का रास्ता खुल गया। लेकिन सम्मेलन में ये माना गया कि टीका प्राप्त करने की ये सुविधा G20 सदस्य देशों तक ही सीमित रहेगी। सम्मेलन में ये बताया गया कि महामारी की वजह से आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में G20 सदस्य देशों के राष्ट्रीय उपायों में अभी तक $11 ट्रिलियन से अधिक खर्च हो चुके हैं। इसमें भारत के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग $265 अरब यानी सकल घरेलू उत्पाद का 10% खर्च भी शामिल है। सम्मेलन में आकलन किया गया कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में गिरावट, असमानता और अनिश्चितता बनी रही। कुछ देशों में विषाणु का प्रकोप फिर से फैला और इसे रोकने के लिए फिर से कड़े नियम भी बनाने पड़े। G20 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 85% हिस्सेदारी रखता है। इसने अपने बाजार खुले रखने और विश्व व्यापार संगठन में सुधार के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यप्रणाली में सुधार की समीक्षा करने और अपेक्षाकृत अधिक मजबूत वैश्विक वित्तीय सुरक्षित तंत्र बनाए रखने के लिए 15 दिसंबर 2023 तारीख निर्धारित की है। सम्मेलन में भाग लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी की वजह से पैदा हुई अव्यवस्था के बाद मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में कहा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बाद की दुनिया के लिए नए वैश्विक सूचकांक का प्रस्ताव रखा। इसमें विशाल प्रतिभा समूह तैयार करना, समाज के सभी हिस्सों तक तकनीक पहुंचाना, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और पृथ्वी तथा पर्यावरण के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इस सूचकांक को प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट से नापा जाना चाहिए और ये नई दुनिया की नींव बन सकता है। सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने जलवायु के मुद्दे को सुलझाने पर जोर देते हुए बताया कि भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने से जुड़े पेरिस समझौते पर आगे बढ़कर कार्य किया है।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहल में 88 देश शामिल हो गए हैं और आपदा का सामना करने के उद्देश्य से लचीली अवसंरचना तैयार करने की पहल में G20 के 18 देशों में से अब तक 9 देश शामिल हो चुके हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए भारत द्वारा किए गए ये सक्रिय प्रयास हैं। सम्मेलन में आर्थिक गतिविधियों को निर्बाध चलने देने के लिए और महामारी का सामना करने के लिए डिजिटल तकनीक, नीतियों और संपर्क की केंद्रीय भूमिका को महत्व दिया गया। भारत ने लिए गए फैसलों के बाद की गतिविधियों के लिखित रिकॉर्ड और निगरानी के लिए बनाए जाने वाले वर्चुअल G20 सचिवालय के लिए अपनी सूचना प्रौद्योगिकी कुशलता के इस्तेमाल का प्रस्ताव भी रखा। 2021 में इंडोनेशिया के बाद G20 की अध्यक्षता इटली करेगा। भारत 2023 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्णायक समय में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होगा। नमस्कार, 23 नवंबर के समाचार पत्रों से के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया, आपके लिए लेकर आई हूं अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF द्वारा 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाने की खबर को आज के लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने सुर्खी दी है, नगरकोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकियों के इसी सुरंग से घुसने का संदेह है। वहीं राजस्थान पत्रिका की खबर है, आतंकियों की एक और साजिश, जम्मू कश्मीर की सीमा पर सेना को मिली 150 मीटर लंबी सुरंग। दैनिक जागरण के शब्द हैं, साजिश बेपर्दा, सीमा पर मिली सुरंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल G20 शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला समग्रता से होगा। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, महामारी के साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना भी जरूरी। मिर्जापुर, सोनभद्र में पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री का बयान, स्वराज की शक्ति को विकास का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भर बनेंगे गांव, अमर उजाला की सुर्खी है। वीर अर्जुन लिखता है, प्रधानमंत्री ने विंध्य क्षेत्र को दी सौगात। कोरोना के साथ अब सर्दी का भी सितम, राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। पत्र नई लहर शीर्षक से लिखता है, कई और शहरों में रात का कर्फ्यू, महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन के आसार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कोरोना का पलटवार। वहीं हरिभूमि लिखता है, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना ने लिया गंभीर रूप। कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का हाई अलर्ट भी अखबारों की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा ने अपने पहले पन्ने पर दिया है, दिल्ली से यूपी तो कोरोना टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन का ऐलान भी आज के समाचार पत्रों की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने दिया है, कोरोना वैक्सीन का डोज 1,850 रुपए से 2,750 रुपए तक होगा। वहीं अमर उजाला के शब्द हैं, कोरोना का स्वदेशी टीका 60% असरदार, जून तक मिलने के आसार। जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, केंद्र ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में भेजे उच्च स्तरीय दल, स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ कोरोना संक्रमण रोकने में मदद करेंगे। किसान संगठनों की सहमति के बाद पंजाब में रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू। आज से चलेंगी मालगाड़ियां, कल से यात्री रेलगाड़ियां, दैनिक जागरण की खबर है। दिल्ली में सर्दी ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 17 साल में नवंबर की सबसे सर्द सुबह। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, चेहरों के साथ अन्याय। संपादकीय में लिखा गया है, प्रौद्योगिकी की दुनिया में नैतिकता का प्रश्न कई बार जोर शोर से उठता है और शोध की सरहदें भी तय करता है। ये इंसान और विज्ञान दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। फेशियल रिकॉग्निशन अर्थात चेहरा पहचानने की विधियों पर दुनिया में खूब शोध हो रहे हैं। चेहरा पहचानने की विधि बायोमेट्रिक्स का अहम हिस्सा बन चुकी है और इसमें आगे शोध का सिलसिला जारी है। चिंता की बात यह है कि इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी खूब हो रहा है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार
चीन में उइगुर मुसलमानों की पहचान के लिए इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे कोरियाई, तिब्बती और उइगुर चेहरों को अलग अलग पहचानने की विधि पर शोध हो रहा है। शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी प्रांत के शिविरों में उइगुरों की भारी निगरानी और बड़े पैमाने पर नजरबंदी के लिए चीन की पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होती रही है। चीन इन शिविरों को पुनर्शिक्षा केंद्र कहता है और इनके जरिए वो वहां चल रहे उग्र आंदोलन को खत्म करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने उइगुर चेहरों से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिन्हें निगरानी कैमरों से लगाया गया है। इस प्रौद्योगिकी को और विकसित करने की दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अपनी मेहनत के दुरुपयोग पर आपत्ति है। ज्यादातर वैज्ञानिक नहीं चाहते कि इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नस्लीय भेद या किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष शोषण में हो। कुछ वैज्ञानिकों को इस तकनीक के अबाध उपयोग पर भी आपत्ति है और वे नहीं चाहते कि वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इस प्रौद्योगिकी पर केंद्रित ऐसे शोध प्रकाशित हों जिनका दुनिया में कहीं भी दुरुपयोग हो सके। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कानून व्यवस्था के लिहाज से किसी प्रकार के अपराध या अपराधियों को रोकने के लिए तो सही है, पर कहीं ऐसा न हो कि अपराधियों की पहचान करते करते आम लोग भी परेशानी के दायरे में आ जाएं। सवाल ये भी है कि शोध के लिए ही सही दुनिया के अलग अलग हिस्सों के चेहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या उन चेहरों के मालिकों से मंजूरी ली गई है? क्या दुनिया के किसी कोने से किसी का भी फोटो लेकर शोध में इस्तेमाल किया जा सकता है? रक्षा या सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर चेहरों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कोई व्यक्ति अपराधियों के बीच अपना चेहरा देखना पसंद करेगा? ये प्रश्न चिंता पैदा करते हैं और शोधकर्ताओं से नैतिकता की उम्मीद भी। हालांकि ये प्रश्न पूरे विज्ञान को लेकर भी पूछा जाता है। हर प्रौद्योगिकी का दोहरा इस्तेमाल संभव है। कुछ लोग उसका सकारात्मक उपयोग करते हैं तो कुछ नकारात्मक। पिछले वर्षों में जागरूकता बढ़ी है और अनेक वेबसाइट या सोशल मंच मर्यादा का पालन भी कर रहे हैं। कायदा यही बोलता है, बिना पूछे किसी के फोटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फोटो बेचने या दिखाने वाली अनेक वेबसाइटें भी पहले से ज्यादा सतर्क हुई हैं। सच्चा विज्ञान वही है जो इंसान की सेवा करते हुए उसकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले लोगों, एजेंसियों और सरकारों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंसानियत सर्वोपरि है। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां और संपादकीय लेख। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।